हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट नंबर 3, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही स्पेशल होगा ये मिनी मॉक टेस्ट। इससे पहले जो है 2 मॉक टेस्ट जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। यदि आप देखते हैं इस तरह के वीडियो को तो आपके एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, बेसिकली जो है बिहार दरोगा के लिए ही ये मिनी मॉक टेस्ट बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस इसमें सारे क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप जो है वहाँ से खुद से रिवाइज कर सके। ओके, तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन मतलब मिनी मॉक टेस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनी मॉक टेस्ट नंबर 3। ओके, इस वीडियो का जो पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड तो कर ही दिया जाएगा। और एक बात बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो चलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना हमें सपोर्ट दीजिए। इस चैनल को ग्रो करने में आपके बिना जो है संभव नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इस मॉक टेस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 319 से 320 ईस्वी के बीच में। 319 से 320 ईस्वी के बीच में किया गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे? कुमार देवी से। कुमार देवी से जो है विवाह किया था, लिच्छवी की जो राजकुमारी थी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराज धीराज का भी उपाधि दिया गया है। किसका? महाराज धीराज का। यह बात भी आपको याद रखना है। इसको किसका उपाधि दिया गया था? महाराज धीराज का उपाधि इसको कहा जाता था। महाराज धीराज किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित इतना ही था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम शासक था, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था। तो इसकी राजधानी कहाँ थी ये बताना है आपको। दिल्ली, लाहौर, अजमेर और अलीगढ़। तो इसका राजधानी इसको बनाया था किसको? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात का आपको ध्यान रखना। और दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, याद रखना आपको। गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली का ये प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको बहुत सारे उपाधि मिले थे। कौन कौन से उपाधि मिले थे? एक तो लाख बख्श का उपाधि मिला था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। तो लाख बख्श की उपाधि, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा था, लाख बख्श की उपाधि किसको दिया गया है, किसे जाना जाता है? तो याद रखना आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। और पील बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पील बख्श। लाख बख्श, पील बख्श ये भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, इस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा तथा कुशक ए शिकार का निर्माण किस शासक ने किया? अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा अथवा कुशक ए शिकार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? कौन से शासक के द्वारा, ये बताना है आपको। आप कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्वेश्चन जो है कितना सही हुआ। अलाई दरवाज़ा जो है किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इंपॉर्टेंट है। जिसको कि सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता था। किसका? सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया ये बताना है आपको। तारीख फिरोज शाही की रचना जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ओके, ध्यान रखना आपको, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये रचना किया गया तारीख फिरोज शाही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है
ये किस वर्ष की गई ये बताना है आपको। ये तो 1932 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1932 ईस्वी में जो की गई कम्युनल अवार्ड ऑफ मैकडोनल्ड, कम्युनल अवार्ड और मैकडोनल्ड अवार्ड जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। ओके, 1932 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध जो हुआ कितने ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था 1707 ईस्वी में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? खेड़ा का युद्ध छत्रपति के शिवाजी के पौत्र जो हैं वो शाहू के बीच में और जो है ताराबाई की सेना के बीच में हुआ था। ताराबाई की सेना के बीच में हुआ था 1707 ईस्वी में। इस बात का आपको ध्यान रखना। इस युद्ध में जो है शाहू जो है वो विजय हुआ था और शाहू को शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता था। शाहू को जो है वो शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट कौन सा धातु है? तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि पर्णहरित हरित लवक और के रूप में काम किया जाता है। ओके, ये एक रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल में जो पाया जाने वाला धातु कौन सा इंपॉर्टेंट? वो है मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल के कारण जो है वो पत्ते जो हैं वो हरे रहते हैं। वर्णक पत्ते के रंग का जो कारण जो है वो हरे रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये किस में पाया जाता है ये बताना है आपको। ये पाया जाता है दाएं अलिंद और दाएं निलाई के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है किसके बीच में पाया जाता है? दायां राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। दाएं अलिंद और दाएं निलाई के बीच में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो ये हो जाएगा सेरेब्रम। कौन? सेरेबेलम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेरेब्रम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों, जो भी हमारे ऐच्छिक पेशियां हैं जो मतलब अपने आप जो है काम करता है उसके संकुचन पर नियंत्रण करता है। कौन? सेरेब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी से संबंधित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरोडॉक्सिन जो वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है ये बताना है आपको। तो पायरोडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन और इसकी कमी से जो है एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। इसकी कमी से जो है एनीमिया एवं जो है त्वचा रोग होता है। इसको ध्यान रखना है इस बात का आपको कि विटामिन B6 के कमी से होता है त्वचा रोग और एनीमिया। पायरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? सेंट जोस जो वह किस देश की राजधानी है ये बताना है। सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये है कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका की राजधानी है सेंट जोस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पोर्टो रिको, होंडुरास, जमैका, ये किसका? पोर्टो रिको की राजधानी क्या है? सेंट जुआन। ये याद रखना आपको। सेंट जुआन जो है ये पोर्टो रिको की राजधानी है और होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगल्पा। क्या नाम है? तेगुसिगल्पा नाम है होंडुरास की राजधानी का। ये रखना। जमैका का क्या है? किंगस्टन। जमैका का किंगस्टन है राजधानी। इंपॉर्टेंट है, तीनों राजधानी कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट का सारे फैक्ट हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये बताना है आपको। तो ये है कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपको, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये तो राष्ट्रीय वनस्पति था, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये है देहरादून में। याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट है, देहरादून में। ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है कहाँ पे? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है विश्व मौसम विज्ञान का संगठन। और ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। याद रखना आपको, 1950 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था, ये बताना है आपको। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जो कि कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। कौन मिला था? तो ये मिला था आगा खां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगा खां जो है बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जो है 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो से मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है सही ढंग से और समझना, उसके बाद आंसर करना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगा खां हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है ये कब हुआ था? कितने ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1928, 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 में हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसका जो है संस्थापक कौन कौन था? इसका संस्थापक था भगत सिंह था, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद था। इस मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना का सदस्य कौन था? स्थापक भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर, और 1928 ईस्वी में किया गया था। इसको ध्यान रखना है। पहले इसको जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? डिकी बर्ड प्लान के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना आपको। माउंटबेट योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही फेमस प्लान है डिकी बर्ड प्लान, एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में भी बहुत सारे, इसमें आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो टेस्ट सीरीज है मिनी मॉक टेस्ट जो बिहार दरोगा के लिए, ये कंप्लीट जो शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आपका एग्जाम का तैयारी जो है वो बेहतर होते चला जाएगा। तो डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता था माउंटबेटन योजना को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना को इसके उपनाम से डिकी बर्ड के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखना। और माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना आपको। और माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को गठित किया गया था, याद रखना। डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947, और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसी को नाम से जाना जाता है डिकी बर्ड प्लान के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है भारत में? तो ये है राखीगढ़ी जो हड़प्पाकालीन स्थल है भारत में, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ये ध्यान रखना। ये लगभग जो है 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहाँ पे? 500 हेक्टेयर में। और ये राखीगढ़ी है कहाँ? ये हरियाणा में है, याद रखना आपको। हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है ये, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा भी गया है, भारत का जो है सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। और कहाँ पे है? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? किस धर्म का ये मत है? तो ये है बौद्ध धर्म का मत है। इस मत को याद रखना आपको, इस फैक्ट को, कि मोक्ष जो है इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। किसके द्वारा कहा गया? कौन से धर्म? तो ये बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म में कहा गया। इस बात का आपको ध्यान रखना। बौद्ध धर्म में ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है बौद्ध धर्म, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता? तो ये आवृत्ति नहीं बदलता। आपको ध्यान रखना, आवृत्ति जो है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है आवृत्ति नहीं बदलता है। ओके,
और लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य जो है ये बदल जाते हैं, वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए होता है कि माध्यम में उपस्थित धूलकण जो है उससे टकरा कर जो है किरणें जो है वो बिखर जाती है, जिसके जो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकीर्णन के घटना के कारण जो है डूबते हुए सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा टेफलॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेफलॉन का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने वाले बर्तन के परत में, ताकि वो जो है चिपके ना। ओके, इसको यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये एक थर्मोप्लास्टिक होता है टेफलॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था असम को। असम को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये दिया था सर्वप्रथम 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में जो है 11 राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में जो है, असम में जो है बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओरांग नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। ओके, नामेरी नेशनल पार्क है। ये सारे बहुत सारे, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है सारे। मिजोरम में कौन कौन से हैं? मुरलेन नेशनल पार्क है मिजोरम में, नागालैंड सब में भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस वीडियो से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित हैं? दल बदल अधिनियम जो है संविधान के किस अधिनियम में वर्णित है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में वर्णित है। और ये कब किया गया था? ये 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985। ऑप्शन आपको इस भी याद रखना है, 1985 में जो ये पारित किया गया था। उस टाइम जो है तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी, जो उस टाइम राजीव गांधी जो थे उस टाइम प्रधानमंत्री थे। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है लूनर कास्टिक के नाम से? ये बताना है आपको। लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, जिसका फार्मूला होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3 जो है इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ये है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रेनोकाइट जो है किसका अयस्क है? ये कैडमियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैडमियम का अयस्क है ग्रेनोकाइट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कैडमियम का ये अयस्क है। इस बात का आपको ध्यान रखना। और कैडमियम का यूज जो है बहुत जगह किया जाता है, निकल कैडमियम बैटरी में किया जाता है, ज़्यादा जो रिचार्जेबल बैटरी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव कौन है? ये बताना आपको। ये है तांबा, जिंक और टीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तांबा, जिंक और टीन जो है ये गन मेटल मिश्र धातु के अवयव है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तांबा, जिंक और निकेल, तांबा, जिंक और निकेल को क्या बोला जाता है? इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्मन सिल्वर के नाम से इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर। और तांबा, जिंक और लोहा, तांबा, जिंक और लोहा, इसको किस मेटल से जाना जाता है? डेल्टा मेटल, याद रखना आपको, डेल्टा मेटल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन? तांबा, जिंक और लोहा, डेल्टा मेटल, तांबा, जिंक और उसमें निकेल मिल गया तो ये जर्मन सिल्वर। और गन मेटल को तांबा, जिंक और टीन के मिश्र धातु के से बना होता है, ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट तीनों के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति होती है 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 23 सितंबर को जो है ये शरद विषुव की स्थिति होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? कौन सा जो है
जल संधि जो ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, तो ये मलक्का जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलक्का जल संधि जो ये दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और अंडमान सागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन बांध जो ये किस नदी पर स्थित है? ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनियन। और हूवर बांध भी याद रखना। हूवर, कौन सा बांध? हूवर बांध और ग्रैंड कैनियन बांध, ये दोनों कहाँ पे है? कोलोराडो नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, ये बताना आपको। दिए गए ऑप्शन में से दिए है अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी सारे जो है पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया, क्यूराइल जलधारा, ये सारे जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जिस पेरुवियन को हम्बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक रेखा समय जो है निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? दिए गए ऑप्शन में से, तो ये गुजरती है किससे? उड़ीसा से। याद रखना आपको, उड़ीसा से होकर गुजरती है। और ये कितना होता है? 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। यह मानक रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरता है? यूपी से उत्तर प्रदेश से गुजरता है, एमपी से मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये जो है भारतीय मानक रेखा गुजरता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 82 डिग्री 30 मिनट और कहाँ से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। याद रखना, इससे संबंधित कोई भी फैक्ट जो है पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन बना के। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ये है केप कोमोरिन। क्या है? केप कोमोरिन जो है भारतीय भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार का सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के साथ जो है 3 देशों की सीमा लगती है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। किसका? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश का सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल से लगता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य जो है किस पे निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसकी ध्वनि का तारतम्य जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है, ताकि जो है दृष्टि क्षेत्र जो है वह विस्तृत हो सके और ज़्यादा जो है एक मतलब कि पीछे का चीज़ जो है वह ज़्यादा रूप में वाइड रूप में देखा जा सके। इसलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर का वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो ये होता है बैंगनी। बैंगनी रंग जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है अंदर की ओर होता है, तथा लाल रंग जो है ये बाहर की ओर होता है। कौन कौन सा लाल रंग जो है ये बाहर की ओर होता है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? निम्नलिखित में से कौन जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी। ए और बी जो है ये दोनों जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराश्रव्य तरंगे और बीटा किरणें, ये जो है कौन से हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, ये गामा तरंगे, ये सारे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। याद रखना है कौन कौन से? दृश्य तरंगे जिसको विजुअल रे बोलते हैं, पराबैंगनी बोलते हैं, पराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्सरे हो गया, एक्स तरंगे हो गया, ओके, और गामा तरंगे हो गया। ये सारे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पराश्रव्य और बीटा किरणें ये भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। याद रखना आपको, जिसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? दृश्य विकिरण की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका
सी सही हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा जो है दृश्य विकिरण का खोज किया गया और इसका तरंग दैर्घ्य जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कहाँ से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका वेरी करता है। कहाँ बीच इसके बीच जो है दृश्य विकिरण का तरंग दैर्घ्य क्या है, ये तरंग दैर्घ्य का जो है तरंग दैर्घ्य का ये डेटा है कि यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। इसके ये दृश्य किरणें का दृश्य विकिरण का याद रखना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दृश्य किरणें का तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यूनियन ऑफ स्टेट में केवल कौन सम्मिलित है, तो ये है केवल राज्य सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल राज्य सम्मिलित है। भारत अथवा अर्थात लिखा गया है उसमें अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ओके, अनुच्छेद 1 में तो केवल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? भारत के संविधान के किस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है, तो ये भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 संविधान के भाग 3 जिसको मैग्ना कार्टा के का संज्ञा दिया गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है? संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है किस देश की देन है, ये बताना है आपको। तो शून्यकाल का देन जो है ये भारत का देन है। किसका देन है? भारत का देन है। और शून्यकाल में जो है शून्यकाल में सदस्य जो हैं बिना पूर्व सूचना के कोई भी मामले जो हैं वो उठा सकते हैं। और शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये ये भारत की देन है और ये 1962 से जारी है। कब से है? 1962 से ये यूज में आया है। कब से? 1962 से। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है शून्यकाल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। किस वर्ष जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? किस वर्ष नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा 1965 में लागू नहीं हुआ है। बाकी जो है 1962 में, 1971 में, 1975 में, ये सारे में जो है आपातकाल घोषित हुए हैं। 1962 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था? जो 1968 तक जारी रहा था। कब तक? 1968 तक जारी रहा था, याद रखना आपको, 1968 तक। ओके, और 1965 में जो पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था, लेकिन आपातकाल इस टाइम जारी करने आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन 1971, 1975 में भी आपातकाल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था बीपी मंडल के अध्यक्षता में। याद रखना आपको, बीपी मंडल के अध्यक्षता में। वर्ष 1979 में जो है मोरारजी देसाई का सरकार था, उसमें जो है उस सरकार के दरमियान जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। याद रखना 1979, और सरकार कौन था? मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। यदि कोई भी व्यक्ति जो है संसद का सदस्य है और वह कितने अवधि तक जो है कितने समय तक जो वह सदन में नहीं पहुंचता है, रेगुलर कंटिन्यू मतलब अनुपस्थित रहता है, उसके कारण जो उसका पद जो है रिक्त कर दिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्योंकि ये अवधि जो है ये कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। ऑप्शन में 60 दिन नहीं है, ये 60 दिन का अवधि है। अब 60 दिन तक जो अनुपस्थित रहते हैं बिना अनुमति के, तो आपका जो है संसद का सदस्य जो है वह रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 60 दिन, 2 महीना नहीं टिक कर देना है, क्योंकि 2 महीने जो है, 1 महीना 30 दिन का, 1 महीना 31 दिन का पकड़ा गया, तो ये 60 दिन का नहीं होगा। ओके, तो 60 दिन ये टाइम दिया गया। 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका सदन का जो उसका पद जो रिक्त कर दिया जाएगा उस व्यक्ति का। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, ये किस समिति की अवधारणा से की गया था? तो ये किया गया था लक्ष्मीकांत समिति। याद रखना आपको, लक्ष्मीकांत समिति जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा के समिति के बेसिस पे किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ध्यान रखना, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है ये कब पेश किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये पेश किया गया था 2005-2006 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही जगह 2005-2006 ईस्वी में जो है महिलाओं के खिलाफ जो है होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार जो है जेंडर बजट जो है 2005-06 ईस्वी में पेश किया गया था भारत के सरकार के वित्तीय बजट में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ओके, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी जो है वह किस लेवल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसमें से कौन सा आयाम जो है ये शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा खुशहाली, इस 100 के जगह पे खो हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खुशहाली जो है ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है ये शामिल नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में क्या शामिल है? 3 आयाम है। कौन से हैं? 3 आयाम है। 3 में जो है शामिल है, कौन कौन है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन निर्वाह है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन निर्वाह है, ये जो है ये जो है बहुआयामी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के ये 3 आयाम है, इसके बेसिस पे जो है रैंकिंग दिया जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे मिनी मॉक टेस्ट 3 के बिहार दरोगा के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे, क्योंकि जो है ये सीरीज जो है इसमें बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए होंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ओके, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले जो है 2 मॉक टेस्ट जो है अपलोड हो चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।